बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो इकनॉमिक सूरत हाल है वो बेहतर नहीं हो रही। कहा यह जा रहा है कि जी रिज़र्व्स बढ़ रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि जी जो पाकिस्तान के फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, उनकी तरफ से भी शुनीद दी जा रही है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज की तारीख तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ। आपका इंटरेस्ट रेट 21% पे है और कोई उम्मीद नहीं कि ये आइंदा आने वाले कुछ अरसे में नीचे आएगा। हाँ, जबकि IMF की तरफ से कहा जा रहा है कि ये अपवर्ड ट्रेंड पर जाएगा। इसके साथ साथ इन्फ्लेशन आपकी हाईएस्ट पर है, 38 to 40% की इस वक्त वो ट्रैवल कर रही है, और जो फूड इन्फ्लेशन है वो तकरीबन 50% पर है। अब इस सूरत हाल से निकलना कैसे है? कहा यह जा रहा है कि जो पेट्रोल प्राइसेस हैं इंटरनेशनली वो ड्रास्टिकली डाउन हो रही हैं, लेकिन अगर हम US फेडरल रिजर्व्स को देखें और वहाँ की इस वक्त की पॉलिसी रेट्स देखें तो वो भी तकरीबन 5% के करीब हैं। ये एक उम्मीद है, अगर पेट्रोल प्राइसेस पाकिस्तान के अंदर कम करें तो एक आम आदमी की ज़िंदगी शायद थोड़ी सी बेहतर हो, वरना जिस स्पीड पर इस वक्त सिचुएशन चल रही है इट विल कंटिन्यू टू गो फॉर द नेक्स्ट 3-4 years। प्रोग्राम के पहले इस पे बात करते हैं। पाकिस्तान के वन ऑफ द वेरी वेल रिनाउंड इकोनॉमिस्ट डॉक्टर पाशा मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मुझे ये फरमाइएगा सर, स्ट्रैटेजी क्या है इस वक्त हुकूमत की, क्या प्लान है? क्योंकि अपेरेंटली लग रहा है कि जो इकोनॉमिक टीम है वो जिस पर्पस से आई थी, जो उनका मकसद था, उसको वो हासिल करने से कासिर है एज ऑफ टुडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने, मैं समझता हूं कि बहुत ही मुनासिब समरी पेश किया। इसमें थोड़ा सा मैं इजाफा कर दूं कि शरह नमू की क्या पोजीशन इस साल। अंदाज़ा ये है IMF का कि ये 0.5% के लगभग होगा। अब अगर हमने जो रिसर्च किया है उससे ये बात वाज़ेह तौर पर साबित हो रही है कि सैलाब की वजह से हमारा जो ज़री शोबा है उसमें मनफी 4-5% होगा। आप ये सोचिए कि कपास की फसल जो है वो तकरीबन 48% कम हो चुकी थी। दूसरी तरफ आपने ये देखा होगा कि सनती पैदावार जो है वो पहले 8 महीने में उसमें 5.5% कमी आ चुकी है, और फरवरी के महीने में तो 11.5% कमी आई है। तो सब मिल मिला के हमारा अपना अंदाजा ये है कि ये मनफी कम से कम 1 या 2% होगा, यानी कि हमारी जो इकोनॉमी की साइज है वो कम हो जाएगी। तो हर तरह से परेशानी है। आपने अफरात ज़र का जिक्र किया, मैं थोड़ा सा इसमें आगाज़ ये भी कर दूं कि इस वक्त जो हमारा एस्टिमेट है कि बेरोजगारी में जितना इजाफा हुआ है उसकी वजह से आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो तकरीबन 7.5% से बढ़कर 10% तक चले जाएंगे। यानी कि इस मुल्क में इस साल तकरीबन 20 लाख लोग और बेरोजगार हो जाएंगे या हो चुके हैं। और आखिरी में सबसे बुरी खबर और अफसोसनाक बात कि गुर्बत का जो पैमाना है, हमारे मुल्क के तकरीबन 40% से ज़्यादा लोग गरीब हो जाएंगे, और इस साल खुदा न खास्ता तकरीबन 2 करोड़ लोग और नीचे चले जाएंगे। तो ये हालात, मैं पिछले 40 साल से पाकिस्तान पे रिसर्च करता रहा हूँ, मुझे कभी ऐसा वक्त नहीं याद आ रहा है जबकि हालात इस हद तक खराब थे पाकिस्तान में। ये हमारे मुल्क का पिछले 75 साल का सबसे शदीद और संगीन फाइनेंशियल क्राइसिस है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ा ही अलार्मिंग, और मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल आपने इतना कैटेगोरिकली इन चीज़ों को समराइज़ किया है। सर, अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत के दावे हैं
उसके बाद रियलिटी आईएमएफ को लेकर ये है कि एज ऑफ टुडे स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हुआ और वो कह रहे हैं जी हम रिव्यू देखेंगे, जो इस वक्त रिव्यू चल रहा है, अगर वो रिव्यू कंप्लीट होता है उसके बाद हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन करेंगे। हुकूमत का ये ख्याल है, जो इस वक्त की एक कियोस की सिचुएशन है, कि जी हमने बजट पेश करना है और आईएमएफ के तहत जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है उसके तहत हम लोग बजट पेश करेंगे। सर, किस हद तक ये आपको डुएबल लग रहा है इस वक्त की सूरत हाल में? जी, बात दरअसल ये है कि नवा रिव्यू जो है पाकिस्तान का, वो मुकम्मल हो जाना चाहिए था पिछले साल नवंबर की 3 तारीख। अब आप ये देखिए, तकरीबन अब लग ये रहा है कि 5 महीने से भी ज्यादा गुजर चुके हैं और अभी तक वो रिव्यू मुकम्मल नहीं हुआ है। उसकी वजूहत ये हैं कि सितंबर से लेकर दिसंबर तक तो हुकूमत ने जो मुख्तलिफ रिफॉर्म्स और पॉलिसीज पे कमिटमेंट किया था, उनको बिल्कुल सरासर फॉलो नहीं किया, इग्नोर कर। फिर जनवरी के बाद कुछ परेशानी में इजाफा हुआ जब रिजर्व्स आपके 6 अरब डॉलर से भी नीचे चले गए दिसंबर में, तो उस परेशानी की वजह से फिर आप वापस आए रास्ते पर। आईएमएफ के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट आपने माशाल्लाह बड़ी तेजी से इम्प्लीमेंट किया और उसकी वजह से नवा रिव्यू का प्रोसेस फिर शुरू हुआ है। अब क्यों है, वजह क्या है कि इसमें इतना डिले जनवरी के बाद हो रहा है? मेरा ख्याल ये है कि इसके 2-3 वजूहात हो सकते हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान को जो पैसों की जरूरत है, बाकी जो महीने रह गए हैं, तकरीबन इस वक्त तो आप देखें कि 2 महीने से भी कम रह गए हैं। इन 2 महीने में पाकिस्तान को कर्जों की वापसी जो है वो 3 से 4 अरब डॉलर की करनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान के पास नेट नया इनफ्लो इतना आ जाएगा? तो आईएमएफ को इस पे थोड़ी सी परेशानी है। आईएमएफ इस बात से भी घबरा रहा है कि वो लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट है ग्लोबली, उसका एक बहुत बड़ा स्टेटस है। इट विल बी वेरी एम्बैरेसिंग आईएमएफ के लिए कि आईएमएफ की छतरी होने के बावजूद एक मुल्क दिवालिये की तरफ चले गया। इसलिए भी वो थोड़ा सा घबरा रहे हैं, शर्मा रहे हैं। दूसरी तरफ जो वजह हो सकती है कि उन्हें पिछले 2-2.5 साल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स हमने काफी हद तक, आईएमएफ का प्रोग्राम 2019 की जून में आया था 3 साल के लिए, उसके साथ जो हमने सलूक किया है मुख्तलिफ वक्तों पर, हमारी क्रेडिबिलिटी गैप और कमिटमेंट टू आईएमएफ प्रोग्राम खत्म हो चुकी थी। इस हुकूमत ने भी तो ये डिले किया, तो इसलिए आईएमएफ चाह रहा है कि ऐसा ना हो कि हम पैसे 1.2 अरब डॉलर भेज दें नवे रिव्यू के कंप्लीशन के बाद और हुकूमत जो है वो ऐसा बजट लाए जो प्री इलेक्शन बजट हो, जिसमें टैक्स के मराद में इजाफा, रिलीफ में इजाफा वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक, इसलिए वो घबरा रहे हैं और वो चाहते हैं कि बजट पे भी डिस्कशन हो जाए। आने वाले बजट जो अगले महीने ड्यू है, तकरीबन अब ज्यादा से ज्यादा 5 हफ्ते रह गए हैं, तो इसलिए वो बात करना चाहते हैं और डिले। ठीक, अच्छा सर, ये जो बजट स्ट्रैटेजी पेपर है ये तो हुकूमतें 2-2 महीने पहले कर देती हैं। आज हम मई के तक ऑफ मई में बैठे हुए हैं, तो जून के अंदर अगर हुकूमत ने बजट पेश करना है तो अभी तक ये जो बजट स्ट्रैटेजी पेपर है इसको लेकर कोई चीज, कोई सुन कोई इसकी चीज सामने नहीं आई। क्यों, इसको आप किस नजर से देख रहे हैं? बात दरअसल ये है कि आईएमएफ ने जो अपने प्रोजेक्शन किए हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में पाकिस्तान के लिए अप्रैल के महीने में, उसमें जो आदाद शुमार दिए हैं, टारगेट्स दिए हैं, बजट के लिहाज से वो बहुत परेशान कुन हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी इस साल अगर एफबीआर के रेवेन्यूज में ज्यादा और कमी नहीं आती है तो हमारा जिसे कहते हैं कि तो डेफिसिट जो है वो 6.7% जीडीपी का हो सकता है और प्राइमरी डेफिसिट सिर्फ 0.5%। ठीक, मगर अगले साल का जो प्रोजेक्शन उन्होंने किया है वो हैरत अंगेज है। आईएमएफ वो कह रहे हैं कि 8.3% ऑफ जीडीपी चले जाएगा आपका बजट डेफिसिट। और क्यों? सबसे बड़ी वजह
कर्जों के सूद की पेमेंट में बेतहाशा इजाफा, क्योंकि आप अपने इंटरेस्ट रेट्स को आसमान तक लेके चले गए Exactly. और बढ़ा भी सकते हैं। अब मैं आपको नंबर दूं तो आप शॉक में आ जाएंगे। सर इस साल अंदाजा ये है कि हमने बजट जब बनाया था इस साल का, तो हमारा टारगेट था कि हम इंटरेस्ट पेमेंट जो करेंगे वो 3,900 अरब होगा। अब हो ये रहा है कि चूंकि आपने बीच में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए बहुत, कि इस साल 5,200 अरब तक पहुंच जाएगा। और अगले साल का फिगर IMF क्या दे रहा है, मेरे तो हाथ पैर ठंडे हो गए जब मैंने देखा कि वो कह रहे हैं कि ये 8,000 अरब, यानी कि आपके कुल बजट का 50 से 60% पाकिस्तान का सिर्फ खर्चों की सूद की बात। ये हाल है आपके मुल्क। ठीक। अच्छा सर, ये जिस तरह अभी आप फरमा रहे हैं तकरीबन कोई 5,000 अरब 5-5.5 अरब गवर्नमेंट ने जो लोन्स देने हैं कमर्शियल बैंक से भी लिए हुए हैं, और तकरीबन अगर हम टैक्सेस की बात करें तो तकरीबन 7,000-7,500 अरब कलेक्ट किया जा रहा है। इस सूरत हाल में इस 2,000 अरब या 1,500 अरब के साथ टू बी वेरी ऑनेस्ट क्या कोई मुल्क चल सकता है? अभी हमने बाकी कोई भी चीज़ इसके अंदर ऐड अप नहीं की है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? आपने एक चीज इसमें मिलाया नहीं है, और वो ये कि अगर फेडरल गवर्नमेंट 7,200 अरब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से कलेक्ट करती है और तकरीबन 1,500 अरब नॉन टैक्स रेवेन्यू से उठा लेती है, तो इसको अंदाजन आप देखें तो ये तकरीबन 8,700 अरब बनता है। मगर आपको इसमें से तकरीबन 550,000 अरब प्रोविंसेस को भेजना है NFC अवार्ड के तहत। आपके पास नेट 3,200 अरब रह जाते हैं मुश्किल से, और उस पे आप इस साल 5,200 अरब सिर्फ सूद की पेमेंट पे करेंगे। सारा डिफेंस का खर्चा हमारे मुल्क का, सिक्योरिटी का देखिए क्या लेवल हो रहा है। सारा डिफेंस का बजट बोरोइंग से हम फाइनेंस कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल ही सस्टेनेबल बात नहीं है। मुझे इस बात की भी काफी परेशानी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब बहुत शुक्रिया जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल, आपने हमें टाइम दिया जी। बिल्कुल सस्टेनेबिलिटी का इस वक्त सबसे बड़ा इशू है, और मेरे ख्याल में पूरे मुल्क को, हमारे सियासतदानों को, हुकूमत को और अपोजिशन को इसकी समझ होनी बहुत ज़रूरी है, जो कि बदकिस्मती से नहीं है। रेगुलेटरी ड्यूटीज़ हुकूमत ने ख़त्म किया 1800 से कम सीसी से कम गाड़ियों के लिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इसका कोई इम्पैक्ट एक आम आदमी की ज़िंदगी पर आएगा जो छोटी गाड़ियां रखना चाहते हैं, इस पे बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, हुकूमत ने 1800 सीसी से कम गाड़ियों के ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म कर दी है। एक साल पहले ये ड्यूटी लगाई गई थी और 31 मार्च 2023 को ये ड्यूटी ख़त्म कर दी गई हुई है। कहा यह जा रहा है, अज्यूम यह किया जा रहा है, समझा ये जा रहा है कि बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, 8 से 10 लाख रुपए का फ़र्क पड़ेगा, लेकिन शायद चीज़ें वैसी नहीं हैं। सूरत हाल ये है, क्या होगा इस पर तो हम ज़रा एक्सपर्ट का व्यू लेंगे, लेकिन ये बेसिक जो चीज़ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होनी चाहिए कि 2022 में जब ये RD ड्यूटी लगी थी, रेगुलेटरी ड्यूटी, तो उस वक्त डॉलर जो था वो 180 का था। आज 2023 में जब ये ड्यूटी ख़त्म हुई है एक साल के लिए, तो डॉलर 290 का है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और इस RD के ख़त्म होने से क्या कोई इम्पैक्ट होगा, और क्या एक आम आदमी जो 1800 सीसी से कम गाड़ी लेना चाहता है उसके लेने में कोई बेहतरी आएगी, इस पे बात करेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है सुनील मंज, आप CEO हैं पाक व्हील्स के। सुनील, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सुनील, सबसे पहले हमें ये बताइएगा, ये जो रेगुलेटरी ड्यूटी थी जो एक साल पहले लगाई गई और अब ख़त्म हुई है, इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है या आने जा रहा है, और इसमें टाइम स्पैन कितना रिक्वायर्ड है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने बुलाया, और ये टॉपिक आजकल हर किसी की जो है ना ज़बान ज़दे आम है, बट आई लाइक टू ब्रेक द सरप्राइज। ऑन द कॉन्ट्री, लोगों का ये ख्याल है कि गाड़ियों की ड्यूटी कम हो गई है तो गाड़ी सस्ती हो जाएगी। इससे उल्टा होगा। 0 से लेके 1800 सीसी जो गाड़ी है ना,
उनके ऊपर ड्यूटी जो है वो आरडी खत्म होने के बाद भी उनकी प्राइस ऊपर जाएगी। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। लास्ट ईयर जब ये आरडी लगी थी तो उससे पहले जस्ट शॉर्ट ऑफ इट 205 रुपए का डॉलर था, और उस टाइम पे जो आरडी के बगैर ड्यूटी थी वो 660 सीसी गाड़ी के ऊपर 6,56,000 थी। उसके बाद जब ये आरडी लग गई 100% तो उसकी ड्यूटी चली गई 25,70,000 रुपए पे। किसी ने गाड़ी क्लियर नहीं कराई, गाड़ियां पोर्ट पे खड़ी रही। उस टाइम पे जीएसटी 18% थी, फिर गवर्नमेंट ने जीएसटी बढ़ा के 25% कर दी। वो 25 लाख से ड्यूटी चली गई 27 लाख में, फिर भी किसी ने गाड़ी क्लियर नहीं कराई। आज तक वो गाड़ियां पोर्ट पे खड़ी हैं। आज जब वो ड्यूटी हटी है, रेगुलेटरी ड्यूटी 100% की, तो इस टाइम पे अगर आप गाड़ी क्लियर कराते हैं बगैर आरडी के 295 रुपए के डॉलर पे, तो 10,38,000 रुपए ड्यूटी आती है, विच मीन्स एन इंक्रीज ऑफ 400,000, 4 लाख रुपए ड्यूटी जो लास्ट क्लियर गाड़ी थी और अब क्लियर गाड़ी में फर्क है। इसी तरह आप डिफरेंट सीसी 1800 तक जाते रहेंगे, तमाम की ड्यूटी ऊपर गई है, नीचे नहीं गई इन रियल रुपी टर्म। तो ये जो न्यूज लोगों को लग रही है कि 1800 सीसी की गाड़ी जो नीचे है वो सस्ती हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। सस्ती कौन सी गाड़ी होगी? सिर्फ जो पुरतईश गाड़ियां, लैंड क्रूजर हो गए, रेंज रोवर हो गए, जो लोग पहले भी क्लियर करा रहे थे, उनकी आरडी का इम्पैक्ट पहले 70 से 100 पे गया था, वापस 70 पे आ गया, तो उनकी जो ड्यूटी है वो 30% कम हुई है, और वो परसों भी क्लियर हो रही थी, आज भी क्लियर हो रही थी, उनको कोई फर्क इतना नहीं पड़ा था। उनकी ड्यूटी शायद 20-30 लाख रुपए कम हो जाएगी। 1800 सीसी तक वाली गाड़ी वाले के लिए कोई अच्छी न्यूज नहीं, उनकी इफेक्टिव रुपीज में ड्यूटी बढ़ जाएगी। ठीक। अच्छा, ये जो पाकिस्तान असेंबल्ड सेडान्स हैं, इनकी प्राइस इस वक्त कोई 1 करोड़ प्लस माइनस पे चल रही है। क्या वजह है कि आज की तारीख तक हम असेंबल्ड पर चल रहे हैं और पाकिस्तान की दो बड़े जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, टोयोटा और होंडा, हम लोग अभी तक मैन्युफैक्चरिंग पर नहीं आए हैं? वाइड सो के अभी तक हम असेंबल्ड ही कर रहे हैं, और जिसकी प्राइसेस जो है अब आप खुद मेरे से बहुत ज़्यादा जानते हैं। क्या 1 करोड़ इन गाड़ियों पर खर्चना, डू यू रियली थिंक दैट मेक्स एनी सेंस? देखिए, उसमें दो चीजें हैं। एक तो पहली बात है कि जो आपके पास कंपनियां पुरानी हैं उनका तो मुझे पता नहीं, जो नई कंपनियां आई थी उनकी, क्योंकि जो पुरानी गाड़ी है जिनका आपने नाम लिया उनकी मोर देन 60% जो है लोकलाइजेशन ऑलरेडी हो चुकी हुई है। जो नई गाड़ियां आई थी, नई ऑटो पॉलिसी के तहत 2016 में प्लांट लगे थे और उन्होंने 2021-22 में प्रोडक्शन शुरू की। राइट आफ्टर देयर प्रोडक्शन स्टार्टेड, और उन्होंने पॉलिसी के अंदर ये था कि 5 साल के अंदर अगर वो लोकलाइज नहीं करेंगे तो उनकी गाड़ी फिजिबल नहीं रहेगी। पिछले साल मई में जाके पता ये लगता है हमें कि जी हमने जो है सीकेट डिकेट इंपोर्ट नहीं करने दे रहे, एलसी नहीं खोलने दे रहे। अब आज जब आप ऑटो इंडस्ट्री के पास जाएंगे तो उनके पास सिंपल सा एक रीजनिंग होगा कि भैया आपने हमें 5 साल का टाइम फ्रेम दिया था, उस 5 में से भी 2 साल आपने हमें इंपोर्ट नहीं करने दिया, हम लोकलाइज कैसे करें? कोई भी चीज हो, मोबाइल फोन हो, गाड़ियां, उनको लोकलाइजेशन ओवरनाइट नहीं की जा सकती, बट आपकी पॉलिसी कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। अभी हमारी पॉलिसी हर रोज चेंज होती है, जिसकी वजह से मेरा नहीं ख्याल कि आपको लोकल मार्केट के अंदर वो लोकलाइजेशन मिलेगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, लेकिन अब जो डॉलर की प्राइस जा रही है वो मेरा ख्याल है उसके मुताबिक कंपनियों को जल्दी से जल्दी इंटरलाइज करनी पड़ेंगी, चीजें लोकलाइजेशन करनी पड़ेगी, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझ लें, ये करना पड़ेगा। आपका दूसरा सवाल ये था कि मेरे ख्याल से इनकी वैल्यू है कि नहीं। मैं और आप एज अ पाकिस्तानी हम अभी तक पाक रुपीज के अंदर सोचते हैं। दुनिया में हर ट्रेड, हर चीज डॉलर में चल रही है, और ये एक हकीकत है कि हमारी करेंसी हर अगले रोज अपनी जो वैल्यू है वो लूज कर रही है। सो 295 रुपए के डॉलर के लिहाज से अगर हम देखें तो फिर अगर आप डॉलर टर्म में देखें तो ये गाड़ियां वहीं पे खड़ी हैं। अगर आप उसकी डॉलर प्राइस निकालें, बेशक होंडा है, टोयोटा है, वो पाक रुपीज में हमें लगता है कि और में टाइम लगेगा। मेरा ख्याल है थोड़े से में मतलब आपको आदत हो जाएगी, मुझे भी हो जाएगी। पहले अभी हमें लगता है यार यही करोला मैंने 40 लाख की ली थी, आज मैं 80 लाख की क्यों लूं, यही सिर्फ 50 लाख की थी, मैं 1 करोड़ रुपए की क्यों लूं। बट जब हमें पता लग जाएगा कि वापस नहीं जाने वाला तो फिर मेरा ख्याल है लोगों को आदत हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इंपोर्ट के ऊपर जरा सा बताएं, 3 साल तक की इंपोर्ट कर सकते हैं? वाइट्स नॉट के हम लोग 5 साल को भी जरा हुकूमत रिव्यू करे ऐसी पॉलिसीज को, ताकि लोग जितना इन्वेस्ट वो लोकल गाड़ियों के अंदर कर रहे हैं, अगर वो इंपोर्टेड के अंदर करेंगे तो डू यू थिंक सो कि ये कोई अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि अच्छे स्टैंडर्ड की गाड़ियां चलाएं? अच्छा, मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, ये भी गलतुल आम है। लोगों को लगता है पाकिस्तान में गाड़ी इंपोर्ट हो सकती है। पाकिस्तान में मैं और आप बीइंग अ पाकिस्तानी गाड़ी इंपोर्ट नहीं कर सकते। ये फैसिलिटी सिर्फ एक्सपर्ट को दी गई है। जो 3 स्कीम्स हैं, ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस जिसको टीआर बोलते हैं, गिफ्ट स्कीम, या बैगेज में आप साथ लेके आ सकते हैं गाड़ी, मैं और आप नहीं लेके आ सकते। पहली बात तो ये समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए दी गई है, उसमें 3 साल की लिमिट गाड़ी पे है, 5 साल की जीप पे है। तो आम पाकिस्तानी के लिए तो फैसिलिटी है नहीं। उस फैसिलिटी को भी लोगों ने बीच में मिसयूज किया, फिर उन्होंने उसको टाइटन अप कर दिया। फिर जब आपने लोकल इंडस्ट्री को कहा कि जी आप आए, इन्वेस्टर को आपने बुलाना था, 13 इदारे आए जिन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट दी, तो आपने ऑब्वियसली उनको भी कोई सोवरेन गारंटी दी हुई है कि हम इस पुरानी गाड़ियां नहीं आने देंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो इस तरह हो नहीं सकेगा।
ठीक, तो इसके लिए अब व्हाट आइडिया डू यू हैव, या आप क्या सजेस्ट करते हैं गोइंग फॉरवर्ड लोगों के लिए और हुकूमत के लिए, इफ यू वांट टू गिव एनी एडवाइस स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू द व्हीकल्स? देखिए, व्हीकल्स के लिए गवर्नमेंट को ये चाहिए कि गवर्नमेंट उनको एलिबाई या उनको जो एक बहाना ना दे। जिस तरह अभी एलसी वाला चल रहा है निज़ाम पिछले साल से, तो अगर आप और मैं भी हों तो और हम गवर्नमेंट के पास जाएंगे कि हमें गाड़ी इंपोर्ट करने नहीं दे रहे थे, आप हमारी किटें इंपोर्ट नहीं करने देते, तो अवाम हमारे खिलाफ जितना मर्जी सरापा एहतजाज बने, हम गवर्नमेंट से जाके कह सकते हैं कि भाई आपने तो हमारा कारोबार नहीं चलने दिया, तो आप हमारे पे हाथ हौला रखें। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि गवर्नमेंट अपनी कंसिस्टेंट पॉलिसी रखे, जो रेगुलर इंपोर्ट की आइटम है उनको इंपोर्ट होने दे, और उसके बाद अगर लोकलाइजेशन नहीं करेंगे तो उनकी गाड़ी नहीं बिकेगी। अवाम को मेरा मशवरा ये मैं हमेशा बताता हूँ कि अवाम को मैं कहता हूँ कि गाड़ी है, गाड़ी के अंदर कोई वेंटिलेटर नहीं लगा हुआ, अगर आपको लगता है कि गाड़ी वैल्यू टू मनी नहीं है, आप लेना छोड़ दें। आहिस्ता आहिस्ता खुद ही जब कोई सप्लाई डिमांड है, कोई नहीं ले रहा होगा तो अपनी प्राइसेस को रिवाइज करेंगे। ये जो ऑन का कल्चर है ये खत्म होगा। 2000 पिछले साल के एंड में तमाम गाड़ियों से ऑन खत्म हो गया था। जब एकदम डॉलर ऊपर गया, गाड़ी महंगी हुई, बजाय इसके कि सेल नीचे जाए, हर किसी ने गाड़ी लेना शुरू कर दी कि ये पता नहीं क्या जाना है। तो पब्लिक शुड होल्ड देयर हॉर्सेस आई थिंक, और यही है सप्लाई डिमांड में, अगर आप सप्लाई उनकी खराब हुई है, आप डिमांड अपनी खुद ही कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस कम हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। सुनील बाज, थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। तो पाकिस्तान के रेट्स क्या हैं और पाकिस्तान ने करना क्या है, ये एक सिचुएशन हम सबके सामने है, एक ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन जिससे पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली अभी तक बाहर नहीं निकल पा रहा। कोई तरीक़ेकार है, जितना हम टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं और जितने हमारे खर्चे हैं, क्या हम उसको सेटल कर सकेंगे? इस पर बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, पाकिस्तान का जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे, बहुत मेजर इश्यूज़ हैं। पाकिस्तान की एक रेवेन्यू लाइंस हैं जिसमें हमारी टैक्स कलेक्शन होती है, जिससे हम लोग रेवेन्यू कमाते हैं। उसके साथ साथ हमारा एक्सपेंडिचर है, हमने लोन्स देने हैं, लोन्स के ऊपर जो मार्कअप इंटरेस्ट है वो देना है, और उसके साथ साथ हमने अंडर NFC अवार्ड प्रोविंसेस को भी देना है। इस सारी सूरत हाल में जो IMF हमें कह रहा है हमने वो भी करना है, और जो हमारा बजट है जिसके लिए इस वक्त हुकूमत कह रही है कि जी हम लोग बजट पेश करके जाएंगे, क्योंकि IMF ने जो हमें कहा हुआ है हम वो करेंगे। लेकिन हुकूमत का ये, अपोजिशन का ये ख्याल है कि ये एक बहुत फ्रेंडली बजट दे जाएंगे, जिसके बाद शायद उसको फुलफिल करना हमारे लिए मुश्किल होगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में इस पे बात करते हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे शब्बर जैदी साहब ने ज्वाइन किया है, फॉर्मर चेयरमैन FPR हैं, वेल रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं। जैद साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। जैद साहब, सबसे पहले मुझे ज़रा ये फरमाइएगा, ये जो इस वक्त की सूरत हाल है, IMF हमारे साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करने से अभी तक कासिर है, 9th रिव्यू चल रहा है और वो कह रहे हैं जी पहले ये कंप्लीट होगा, उसके बाद हम चीज़ें आगे लेकर चलेंगे। क्या ग्लिच आप देख रहे हैं? क्या वो कोई पॉलिटिकल ग्लिच है, या वाकई जिस तरह चेयरमैन जो हेड करते हैं इसको IMF को, वो कहते हैं कि जी हमारी अभी तक चीज़ें मुकम्मल नहीं की पाकिस्तान ने? देखिए, अगर आप मुझे फॉलो करते रहे हैं तो मैंने जब वो लोग वापस गए थे, मैंने उस वक्त भी कहा था कि IMF वाले आपके साथ एग्रीमेंट नहीं करेंगे जब तक आप उनको रीस्ट्रक्चरिंग और फॉरेन लोन के ऊपर, या जो आपके पैसे आने वाले हैं, सेटलमेंट जो आप कमिट कर रहे हैं कि आपके पास फॉरेन से पैसे आएंगे, वो उनको जस्टिफाई नहीं करेंगे। और आप 3-4 महीने बाद उन्होंने वही पोजीशन ली है कि आप जो प्रोजेक्शन दिखा रहे हैं कि आपके पास ये पैसे आएंगे, वो आप हमें जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। और उसमें बुनियादी इशू जो है वो चाइना के साथ लोन की रीशेड्यूलिंग है और चाइना से रिसीट है, वो मसला सेटल नहीं हुआ है, जिसकी वजह से IMF वाले वो पोजीशन नहीं ले रहे हैं। और पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी राइट पोजीशन IMF के सामने रखे। मैं बिल्कुल साफ अल्फाज में ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, पाकिस्तान किसी भी हाल में अपने लोन को रिपे नहीं कर सकता। हमें अपने 2024 में अपने लोन की रीशेड्यूलिंग करानी पड़ेगी, चाहे हमें ये अच्छा लगे या हमें बुरा लगे। ठीक। अच्छा सर, एक तो वो $3 बिलियन का कहते हैं, उसके बाद कहते हैं जो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान है उनसे जो हम लोग शायद एंडोर्समेंट चाह रहे थे वो अभी तक नहीं मिली। अलॉन्ग विद इट वो जो पॉलिसी रेट है जो इस वक्त ऑलरेडी 21% के ऊपर है, वो इसको भी इंक्रीज करने की बात कर रही हैं। इसको आप कैसे देख रही हैं? देखिए, बात सुने, बात ये है कि मैंने आपको पहले भी अर्ज किया ना कि हम एक इनएविटेबल सॉवरेन डिफॉल्ट से, जिसको और कोई नाम भी दे सकते हैं, अपने आप को शुतुरमुर्ग की आंखें की तरह छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान इफेक्टिवली सॉवरेन डिफॉल्ट की तरफ आगे बढ़ रहा था और बढ़ रहा है।
तो उसका, मैं उसको डिफॉल्ट नहीं कहता, वो लोन की रिस्ट्रक्चरिंग है जो होनी है, और आईएमएफ को भी ये बात बड़ी अच्छी तरह पता है। तो वो जो डिस्काउंट रेट है वो तो एक बड़ा सेकेंडरी एस्पेक्ट है। तो पाकिस्तान को अपने फाइनेंशियल मैटर में अपने आप को स्टेटस क्यू से अलग करना पड़ेगा, और ये जो सारा पिछले साल से, सवा साल से ये सब कुछ हो रहा है, ये सब बेकार की बातें हैं, और ये पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि जी हमारी माशी हालात बेहतर हो गई है। हमारी माशी हालात किसी भी पैमाने के हिसाब से बेहतर नहीं हुई है। आईएमएफ प्रोग्राम हमारी माशी हालात को बेहतर करने का तरीका नहीं है। आईएमएफ प्रोग्राम के साथ हमें अपनी रीशेड्यूलिंग करानी पड़ेगी और अपने मुल्क में अपने चीज़ों को सही करना पड़ेगा। इसके बगैर पाकिस्तान माशी तौर पे नहीं चल सकता। ये बात अगर लोगों को समझ नहीं आ रही, मैं ये बात तकरीबन 2 साल से कह रहा हूँ, अब लोगों को समझ नहीं आती, थोड़ी देर में समझ आएगी, तो वो आज थोड़ी देर बाद आ जाएगी समझ। सर, माशी बदहाली जिस तरह आप कह रहे हैं, पहले भी मुझे याद है जब आप मेरे प्रोग्राम में थे आपने तब भी इस चीज़ को बड़ा हाईलाइट किया था। आप देख लेना, अनएम्प्लॉयमेंट 7.5 से 10% पे जा रही है। इस साल बेरोजगारी तकरीबन 20 लाख लोग बेरोजगार मजीद हो रहे हैं, और हुकूमत वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड कैसे कह रही है हालात ठीक है। सर, आपने कहा रीस्केड्यूल होने की ज़रूरत है, कैसे रीस्केड्यूल करें चीज़ों को जबकि हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो आपके सामने है? नहीं, देखिए मेरी बात समझे, रीशेड्यूलिंग का मैं बताता हूँ आपको। देखिए मेरे पास $130 बिलियन का फॉरेन लोन है। ये फॉरेन लोन हम एज पर डिमांड जो उसका रीशेड्यूलिंग डेट है वो हम पे नहीं कर सकते। ठीक। तो हमें चाइना के पास भी और लेंडर के पास जाना पड़ेगा अपने फॉरेन करेंसी डेट के लिए कि आप इस डेट को अगर आपने 5 साल में लेना है तो आप इसको 10 साल में आगे लेके जाएं। ये तो हमें करना ही पड़ेगा। ठीक। तो ये अगर हमें समझ नहीं आ रही, सिमिलरली जो हमारा डोमेस्टिक डेट है, हमारा वो इस वक्त आज जो पहला क्वार्टर है पाकिस्तान की तारीख में कि डोमेस्टिक डेट की पेमेंट जो है वो पाकिस्तान के नेट रेवेन्यू से बढ़ गई है। मतलब ये कि पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट के पास कोई रेवेन्यू है ही नहीं। प्रोविंसेस को देने के बाद और डेट देने के बाद पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट फारिग हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे। पाकिस्तान का डोमेस्टिक डेट और लोकल डेट रीस्ट्रक्चरिंग चाहता है। ये चीज मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूँ। ये बेसिकली मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तानियों के दिमाग बंद हो गए, ये स्लो हो गए, बेसिकली इनको समझ नहीं आ रही है। ठीक। अच्छा सर, एक इंटरनेशनल जो हमने लोन्स देने हैं उनके लिए तो हम रीस्ट्रक्चरिंग और इन सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। ये जो इंटरनल हमारी लेंडिंग है जो हमने कमर्शियल बैंक से ली हुई है या जो हम एनएफसी में जा रहे हैं पैसे, जिसके बाद फेडरल गवर्नमेंट के पास ऑब्वियसली कुछ नहीं रहता, की बात नहीं कर रहा। एनएफसी तो खैर वो रिवाइज होना ही है। जो लोकल डेट है उसमें भी आपको हेयर कट लेना पड़ेगा। अगर आप घाना में देखें क्या आईएमएफ ने क्या कराया है, लोकल डेट में आईएमएफ ने हेयर कट कराया है। तो ये भी करना पड़ेगा। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखें ये जो मैंने आपको कहा ना कि ये जो 9 महीने गुजरे हैं, इन 9 महीनों के अंदर पाकिस्तान का डेट का जो सर्विस कॉस्ट है वो पाकिस्तान के रेवेन्यू से बढ़ गया है। मतलब पाकिस्तान अगर 100 रुपए कमा रहा है और वो उसमें से 52 रुपए सूबों को देता है, 48 रुपए बचते हैं, तो डेट जो है वो 48 से बढ़ चुका है। बाकी सारी चीजें अब पाकिस्तान जो गवर्नमेंट करेगी वो कर्जे पे करेगी। ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं चलते मुल्क। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, जरा इस पे भी जरा रोशनी डालिएगा। इस वक्त 21% पॉलिसी रेट है, हुकूमतें कमर्शियल बैंक से लेंडिंग कर रही हैं, और उसके बाद जो रेवेन्यू स्ट्रीम है जो एफबीआर और ये सारों के थ्रू ये तकरीबन कुछ 7-7.5 हज़ार के करीब है, और 5-5.5 हज़ार हम लोगों ने पे ऑफ करना है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान क्या करे? देखिए मैं कभी भी इस बात से एग्री नहीं करता पाकिस्तान में कि पॉलिसी रेट को आप इन्फ्लेशन के साथ रिलेट करें, क्योंकि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का ताल्लुक उस फाइनेंसिंग से नहीं है जिस रेट से बैंकों से बोरो किया जाता है। ये इनको समझ नहीं आ रही है, पाकिस्तान की इकोनॉमी की डायनेमिक्स को नहीं समझ रहे हैं। ये एक वो चीज़ है जहां पर आईएमएफ के साथ इन्हें पोजीशन लेनी चाहिए। जहां ये पोजीशन लेना चाहिए वहां ये पोजीशन नहीं लेते, और जहां इन्हें नहीं लेनी चाहिए वहां ये पोजीशन ले लेते हैं। ये एक बुनियादी खराबी है कि मगर बात सारी सिंपल सी ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान के फाइनेंशियल हालात इस वक्त हैं, चाहे कोई गवर्नमेंट हो या आगे गवर्नमेंट आने वाली हो, ये इस तरह नहीं चल सकता। ये इस्लामाबाद का क्यू ब्लॉक को और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को सीधा होना पड़ेगा, पाकिस्तानियों को सही होना पड़ेगा, अदरवाइज ये मुल्क नहीं चल सकता इस तरह से। पॉलिसी रेट के ऊपर भी मुझे बता दें जरा, ये जो पॉलिसी रेट आईएमएफ कह रहा है कि इसको मजीद इंक्रीज करने की जरूरत है, और ऑलरेडी हम 21 पे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे?
IMF वाले एक सिंपल नुस्खा लेकर आते हैं कि जी इन्फ्लेशन से रेट कम नहीं होना चाहिए, तो वो इन्फ्लेशन से रिलेट करते हैं। हमारा आर्गुमेंट उस पर ये है कि पाकिस्तानी इन्फ्लेशन जो होती है उसमें और बहुत से रीजन होते हैं इन्फ्लेशन होने के, उसका ताल्लुक मनी सप्लाई से नहीं होता है। ये बात IMF को किताबों में लिखी हुई नजर आती है, हमारी मईशत की जो कंपोजिशन है उसको वो समझ नहीं पाते हैं, तो ये बात वो इंसिस्ट करते हैं, जिसपे हम बेवकूफों की तरह अपना डिस्काउंट रेट बढ़ाते जाते हैं और मुल्क को मुश्किलात में डालते जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा सर, बजट को लेकर एक इस वक्त जंग चल रही है। हुकूमत वक्त कह रही है कि हम लोग बहुत फ्रेंडली बजट देने की बात कर रहे हैं, अपोजिशन कह रही है कि ये ऐसा बजट दे के जाएंगे जो हम फुलफिल नहीं कर सकते। हुकूमत कहती है हमें IMF ने कहा है कि आप लोग बजट देकर जाएंगे। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये भी बड़ी जाहिलाना गुफ्तगू हो रही है। अगर गवर्नमेंट, आपको याद है 2018 में बजट देके गए थे मिफ्ता साहब, बिल्कुल, गवर्नमेंट चली गई थी और असद उमर साहब ने आके सारी चीजें रिवर्स कर दी थी। तो अगर PTI ये समझिए कि ये बजट देके जाएंगे, जब इलेक्शन हो जाएंगे आप चेंज कर दीजिएगा। कौन सा कोई कुरान की आयत तो नहीं है ना, पाकिस्तान में तो आईन तब्दील हो जाता है, ये तो बजट ही होगा ना भाई। बिल्कुल ऐसी। तो बजट से सर एक्सपेक्टेशन क्या है? जी जी, मैं मेरा पॉइंट ये है, अगर वो बजट देके चले भी जाते हैं और बजट में वो ऐसी चीजें लिख जाते हैं जो इम्प्लीमेंटेबल नहीं है या गलत है, आप आके चेंज कर दें। कौन सी रुका? आपने 18 में किया था, सही किया था, अभी भी कर देंगे। तो ये तो बिला वजह की बातें दोनों की। मैंने कल भी जो कंसर्न लोग हैं मैंने उनसे बात की थी, मैंने बताया था कि सर ये जो जहालत वाली बात हो रही है बजट की, ये इररिलेवेंट है। बजट कोई भी पास कर ले, चले जाएं, बजट करने के बाद जाएं। अगर वो आने वाली गवर्नमेंट PTI की आती है और वो समझती है कि ये बजट गलत है, वो चेंज कर देंगे। ठीक। अच्छा सर, ये जो ये पॉइंट है कि IMF डिक्टेट कर रहा है कि हमने बजट कैसा देना है, इसको आप क्या कमेंट करेंगे इस पे? नहीं, IMF डिक्टेट नहीं कर रहा, बजट तो वही होगा जो IMF कहेगा। वो भाई IMF के साथ आप किसी चीज पे डिसएग्रीमेंट तो नहीं कर सकते ना। जो अंग्रेजी में बेगर्स कांट बी चूजर्स, आप तो भिखारी हैं, भिखारियों के पास क्या राइट होता है यार। अब तो ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, आप सही कह रहे हैं, IMF डिक्टेट कर रहा है, इस पे कौन सी दो बातें हैं। वो कह रहा है कि ये करें, तो वो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मगर जो भिखारी होता है वो ये थोड़ी कह सकता है कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना। भीख में जो मिलता है वो लेना पड़ता है भाई। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, लास्टली 2 चीजें मुझे बताते जाएं। ये जो इकोनॉमिक टीम है, द वे दे आर हैंडलिंग IMF, व्हाट डू यू वांट टू कमेंट ऑन दैट? देखिए, मेरी बात सुने, कौन सी टीम और किस टीम की बात कर रहे हैं भाई? सिंपल सी बात है कि पहले फैसला कर लें कि आपने सियासत करनी है या आपने फाइनेंस करना है। पाकिस्तान में सियासत और फाइनेंस क्लैश में आ गया है और आप एक चीज इनएविटेबल जो है, वो इनएविटेबल ये है कि पाकिस्तान को बुरे माशी हालात के लिए बड़े फैसले करने पड़ेंगे। जो बड़े फैसले हैं वो पेट्रोल प्राइस इंक्रीज नहीं है, वो फैसले वो हैं जो आपको जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो वो करने पड़ेंगे। आप उसको डिफर करना चाहते हैं करें, बाकी होना तो वही है जो हम समझते हैं होना है। बिल्कुल ठीक है। शब्बर ज़ैदी साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम देने का, वेरी ग्रेटफुल जी। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, सियासत वर्सेस मईशत चल रहा है जो पाकिस्तान के लिए सबसे बुरा है। अगर इन हालात को ठीक ना किया गया तो जो कुछ शब्बर ज़ैदी साहब ने कहा है, जो हफीज़ पाशा साहब ने कहा है, खुदा ना करे वो सब कुछ सच हो। मुझे मंसूर आज़म काजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।